जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम, मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान और वकार गिलानी। आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। ये जो हुकूमत का मंजरनामा बन रहा है, बज़ाहिर तो ये कोalition की गवर्नमेंट नहीं है। पीपल्स पार्टी ने इनकार किया था कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनके पास बहरहाल शेयर तो मौजूद है। तो इस हुकूमत की सूरत बनेगी क्या? और फिर उसके बाद सेनेट के इंतखाबात आने वाले हैं, उसमें भी कुछ दिलचस्प नाम सामने आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? जमातों के हैं या उनको किसी और की बैकिंग हासिल है? और फिर एंड पे हम थोड़ी सी पीटीआई पर भी गुफ्तगू करेंगे, जो थोड़ा सा अब ऐसे लगता है कि अपने पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप दोनों का शुक्रिया वक्त देने के लिए। जावेद साहब, मुझे यह बताएं ना कि हमने पहला जो एक खेप कह लें वजीरों की, वो तो देख ली, उन्होंने ओथ ले लिया। लेकिन हम जानते हैं कि जब हुकूमत बनती है तो वजारतों में भी फिर ज़ाहिर है इजाफा होता है, एक्सटेंशन होती रहती है कैबिनेट में। लेकिन असल लड़ाई जो है वो मुख्तलिफ महकमों की सरबराही पे पड़ती है, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों की सरबराही पे पड़ती है। वहां पे क्या खेल इस वक्त खेला जा रहा है? क्या जोड़ तोड़ हो रही है? जरा हमें बताएं ना। बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब। देखें, पीपल्स पार्टी को आपने इतना मासूम समझ लिया कि उन्होंने कहा कि हम फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। बहुत अच्छा बार्गेनिंग चिप थी। उन्होंने अपना प्रेसिडेंट तो उनके आसिफ अली जरदारी साहब आ गए। उसके बाद उन्होंने कुछ प्लानिंग जरूर कर रखी थी। इस मामले में पीपल्स पार्टी को आपको हमेशा क्रेडिट देना चाहिए। वो थोड़ा सा ग्राउंड वर्क अपना जरूर करते हैं। उनमें कुछ जीरक पॉलिटिशियंस हैं मौजूद। देखें, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज के जो चेयरमैन होते हैं उनकी अच्छी खासी पावर होती है। कहीं जाके तो ये बात भी कही जाती है कि मिनिस्टर से भी ज्यादा कहीं वो आगे जाके अपना बहुत सारे काम हो सकते हैं उनके। पीपल्स पार्टी ने ये सोचा हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटीज हमने लेनी है मेन आपकी। उन्होंने सोचा हुआ है, जनाब फॉरेन अफेयर्स का भी सोचा है, वजीर और दाखिला की मिनिस्ट्री का भी सोचा हुआ है, और एक दो और मेन का भी। उसके ऊपर उनकी आइज हैं। और बार्गेनिंग चिप उनके पास क्या होगी? फेडरल कैबिनेट में तो हमारे पास कुछ नहीं था। तो हमें जनाब आप ये इसकी चेयरमैनशिप दे दें। और हम हैं तो आर्च राइवल, आपको पता है इस बात का। और कोल्ड वार तो उनकी हमेशा रहनी है। कहीं जाके इन्होंने इस चीज का मुतालबा जरूर करना था, और आगे जाके इनके बगैर रह कहाँ सकते हैं? पीएमएलएन इनको नाराज भी नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ आप ये मत भूलें कि वो जो दूसरे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी JUIF है, वो भी परतोले खड़े हैं। उन्हें भी कोई अब इतना मजा मौलाना नहीं साहब आया तो बड़े MQM को ये नाराज करने रहे में। हैं, उनको तो अब जरा मनाना पड़ेगा कुछ अच्छी अच्छी कोई उनको निशस्तें दे के। हाँ जी। देखें, MQM सिर्फ एक एक दो मिनिस्ट्रियों से नहीं मानने वाली। उनकी नजरें बहुत इस पॉलिटिकल सीन के अंदर वो ये जानते हैं कि पार्लियामेंट में कैसे खेला जाता है। नहीं खेलना आता तो आपकी महबूब लीडर खान साहब के साथियों को नहीं खेलना आता कि पार्लियामेंट में किस तरह से खेलना है। हम्म। तो ये आप इसी रमजान शरीफ के अंदर ही ये सीन उभरता हुआ देखेंगे। इसके ऊपर डिस्कशंस होने वाली हैं। इसके ऊपर बहुत कुछ होने वाला है। हम्म। और इतनी आसानी नहीं होगी। तो गिलानी साहब, वो जलाल लखनवी का एक मिसरा है बड़ा मशहूर, के रिंद के रिंद रहे और हाथ से जन्नत न गई। यानी हुकूमत में शामिल भी नहीं है, लेकिन अच्छा अच्छा माल जो है वो साइड पे कर लेगी पीपल्स पार्टी अपने लिए। और नून लीग बज़ाहिर उसको जो है वो रेजिस्ट भी नहीं कर पाएगी, वरना अगर वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम नहीं रहती। तो ये इस तरह की जो साजे की हंडिया है, ये कहाँ तक चलेगी और कहाँ जाके फूटेगी? मेरे ख्याल है जिस तरह के चुस्त और जीरक कह दें आज शहबाज शरीफ वजीर आजम है, और जिस तरह की उनमें एक हम देखते हैं तेजी है, वो कोशिश करेंगे कि इस हंडिया को वो ना फूटने दें हम्म। और उसको वो मैक्सिमम आगे की तरफ लेके जाएं। 16 महीने लेकिन की इसमें जो पिछली हुकूमत थी उसमें तो उन्होंने ये करके दिखाया। कर 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 अभी भी वो पूरी कोशिश करेंगे, देखें, हम्म। इसीलिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे पीपल्स पार्टी के लिए वो। लेकिन उनको जो जिस तरह इन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटीज में मुश्किलात हैं, वैसा उसके अलावा जो मुझे मुश्किलात नजर आ रही हैं वो ओवरऑल सिचुएशन में है। अगर हम रिसेंट दो एग्जांपल्स लें,
एक इरसा के चेयरमैन की पहले ही हफ्ते में नोटिफिकेशन की प्राइम मिनिस्टर ने, और पीपल्स पार्टी ने और सिंध की गवर्नमेंट ने, मुराद अली शाह और उनकी कैबिनेट ने उसको रेजिस्ट किया, और अगले ही दिन उनको वो वापस लेनी पड़ी। एक सुबकी हुई उनको इसमें। ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात है अगर वो समझें तो। इसी तरह एक ये इशारा था। डॉक्टर मुसद्दिक का भी जो हुआ है। हाँ जी, वो भी मैं बताता हूँ, वो उस पे मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद इन्होंने ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ ऑर्डिनेंस इन्होंने दोबारा असेंबली में लेके उनको रिन्यू करवाया रेजोल्यूशन के जरिए। उस पे पीपल्स पार्टी के जो सीनियर पॉलिटिशियंस थे, नवीद कमर और दूसरे साथी, उन्होंने बड़े वाजे तरीके से, खुर्शीद शाह साहब, वादे तरीके से उन्होंने कहा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप इन ऑर्डिनेंसेस को सही तरीके से पेश करें और कानून की शक्ल देनी है तो प्रॉपर वो जो वे है उसको ऑप्ट करें। इस पे आजम नजीर तारड़ ने कहा जी कि अब हम ये उनको भेज रहे हैं पेंडिंग कमेटीज में और फिर वो वहां पे देखेंगे। लेकिन एक एक्सटेंशन उन्होंने उस वक्त ले ली। फिर ये तो इनकी तरफ से थी रेजिस्टेंस कि ये इतनी आसान नहीं होगी शहबाज शरीफ के लिए भी वो दूसरों की जो बड़े घर की पिच पे खेलना, वो उनको यहाँ पे थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस नजर आती रहेगी। फिर तीसरी बात, ये खुद शहबाज शरीफ की कैबिनेट के लिए जो अचंभे की बात कह लें एक तरह से, एक तरफ तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का वफद यहाँ पे निगोशिएशंस कर रहा है, और आपको पता है इन निगोशिएशंस में एनर्जी की मिनिस्ट्री और फाइनेंस की मिनिस्ट्री, पावर की मिनिस्ट्री, और जो टैक्सेशन के हवाले से हमारी जो डिवीजन है, सारा कुछ रेवेन्यू डिवीजन, ये सारा कितना इसमें इंपॉर्टेंट होता है। इसी हफ्ते में पहले वो एनर्जी मिनिस्टर बनते हैं मुसद्दिक मलिक, सेनेटर और बड़े अच्छी शख्सियत है, पढ़ी लिखी, और मुशर्रफ दौर से वो आपको पता है पॉलिटिक्स में इन है, और पीएमएलएन के साथ बाद में जुड़े। उनको अचानक हटा के तो अवैस लगारी, जो सूबा पंजाब, जनूबी पंजाब की एक मानी जानी शख्सियत है, उनको लगा दिया जाता है। वो पहले भी एनर्जी के मिनिस्टर रहे हैं अवैस लगारी, और आईटी के भी रहे हैं पीएमएलएन के साथ। तो ये अचानक तब्दीलियां ऐसे वक्तों पे, जब के एक आईएमएफ की टीम निगोशिएशंस के फाइनल प्रोसेस में जा रही है, उसमें आप देखें कि ये किस तरह की फैसला साजी हो रही हम्म। है। ये फैसले बड़े सवालात उठाते रहेंगे तो विद इन दी पार्लियामेंट। जावेद साहब, इसमें जो अहम सवाल है ना वो ये है कि ये फैसले ये हुकूमत या ये जमातें खुद कर रही हैं या इन्हें कोई और मजबूर कर रहा है इस तरह के फैसले लेने पे। देखें वैसा आपने ये हमारा फरवरी 8 का इलेक्शन देखा और उसके नताज देखे, और ये सारी चीज ये आप कंट्रोवर्शियल हैं। जब जिक्र करते हैं ना ये इलेक्शन का और नताइज का, तो डिस्टिंक्शन कर लिया करें कि फरवरी 8 का इलेक्शन और फरवरी 9 के नताइज। हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी कंट्रोवर्शियल हैं, रहेंगी, और पता नहीं उनके ऊपर हम कब देखेंगे कि कोई ऐसी कली खुलती है या कोई ऐसा राज हमारे सामने आता है कि इनके पीछे था क्या। ये हकीकत कभी मालूम नहीं हो मैं सकती। अपने सवाल को खोल हाँ, देता हूँ ना, थोड़ा सा मजीद खोल देता हूँ। अब सेनेट के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो सेनेट के इलेक्शन में जो बड़े बड़े स्टॉलवार्ट्स हैं, मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह हो गए, ख्वाजा साद रफीक हो गए और इस तरह के दीगर नाम जो इलेक्शन हार गए थे, उनको टिकट नहीं मिला। दूसरी तरफ उनको एडजस्ट करना पड़ा है मोहसिन नकवी को और इस किस्म के लोगों को जो कहीं और के मंजूर नजर हैं। बज़ाहिर तो जो है वो मोहसिन नकवी जरदारी साहब के भी करीब हैं, वो उनके बेटे बने हुए हैं। फैसल वाडा साहब जो हैं वो फॉरेन पीपल्स पार्टी में पहुंच गए हैं, वो भी जरदारी साहब के नए बेटे बन गए हैं। अब ये मुझे नहीं समझ आई कि एक बेटा इधर और एक बेटा उधर क्यों है, दोनों एक घर में क्यों नहीं है। इसी तरह जो निगरान वजीर दाखिला थे वो पीपल्स पार्टी के वजीर आला बन गए हैं उधर जाके बलूचिस्तान में। तो ये तो हिस्से बकरे कोई और ही तरीके से हो रहे हैं। मैं इस तनाजुर में आपसे पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। ये बिल्कुल उसी तरह से है, अगर आपको याद हो कि जिस तरह से अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ हाउस या प्राइम मिनिस्टर, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम ढूंढते फिर रहे थे, और कहीं से फिर उन्हें नाम पता चला था हम्म। कि अच्छा इधर तो काकड़ साहब का नाम आना चाहिए। तो यहाँ भी ये सीन कुछ इसी तरह से है कि मोहसिन नकवी साहब का नाम सामने यकदम आना, और उसके लिए फिर इसी तरह से वाडा वाडा साहब का एक नाम उधर भी चल रहा है कि एमक्यूएम के अंदर भी एक खिचड़ी पक रही है। वो ये कह रहे हैं कि
एमक्यूएम जैसी जमात जिसके अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि वो एक ही फैसला सुना देते हैं, फिर उसका दोबारा एमक्यूएम की राब्ता कमेटी भी बहाल हो चुकी है, हम्म। वहां भी एक डिफरेंसेस आ चुके हैं कि इनको अपना नामजद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा अहम चीज देखने वाली है अवैध साहब, ये होगी खुफिया बैलेटिंग। इसमें बहुत सारे एब्सर्ड भी आपके सामने आएंगे, हम्म। बहुत सारी चीजें ऐसे एकदम, क्योंकि पिछले दिनों जो इलेक्शन जो कुछ भी हुआ वो तो ओपन था, वो तो हैंड रेज करके बताना था। खुफिया बैलेटिंग, आपको पता है कि सेनेट के पोल्स के अंदर हमेशा से एब्सर्ट होते हैं, चीजें सामने आती हैं, यहाँ भी ये बात याद रखिए। हम्म। तो गिलानी साहब, ये खुफिया बैलेटिंग के सरप्राइजेस का भी आप थोड़ा सा मुझे बताएं। जो सवाल मैंने जावेद साहब के सामने रखा था कि ये नाम बाहर से ला के क्यों एडजस्ट हाँ करने जी। पड़ रहे हैं इन पार्टियों को, ये भी बताएं। और फिर ये भी बताएं कि सेनेट के चेयरमैन के लिए भी अभी एक दौड़ लगनी है, उसमें हमारे हाँ सामने जी, कौन सा खुफिया लेकिन मेरे नाम। ख्याल है वो दौड़ भी लग चुकी हुई है, क्योंकि ये जो आपने फरमाया अभी कि नाम, ये नाम तो देखें वहीं से आ रहे हैं हम्म। जहां से इन्होंने फरमाया कि अपोजिशन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की चिट आ गई। और बाय द वे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ हम्म। खुद भी सेनेट में अब उम्मीदवार हैं, और वो भी और नई वो भी लीग के जीतेंगे। उम्मीदवार हैं। कमाल की हाँ बात है। जी। और आपको पता है ये खबर पहले से चल रही है इस्लामाबाद में, इनको जावेद साहब को पता होगा कि ये कन्वे किया गया हुआ है कि सेनेट के चेयरमैन आप अनवारुल हक काकड़ को बनाएंगे, हम्म। और हो सकता है कुछ सेनेट के चेयरमैन के उम्मीदवार के तौर पे सामने आए और जीत भी जाए। हम्म। लेकिन अभी यूसुफ तो रजा यूसुफ गिलानी फतेह साहब गिलानी और का इनके नाम भी दरमियान। पीपल्स पार्टी से आ रहा है, और उन्होंने अभी सेनेट की सीट इस्लामाबाद से सीट जीती है। अब जाहिर है वो कौमी असम्बली की सीट भी बाद में यार छोड़ेंगे अगर वैसे गिलानी साहब, मुझे ये नहीं समझ आती। आप मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, जी। फिर इसी तरह ये राजा परवेज अशरफ ने किया, वो भी वजीर आजम रह चुके हैं, और फिर वो जी। असेंबली के स्पीकर बन गए। भाई आप उससे कमतर ओहदे पर बजाहिर दोबारा क्यों आएंगे? ऐसी कौन सी लालच पावर है का जो मेरे ख्याल है खत्म नशा नहीं होता है होती? ना। इस चेयरमैन लिहाज से सेनेट का तो होता। इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि जो शायद खान अब्बासी हैं, उन्होंने अच्छा फैसला किया। जी। इसमें तो देखिए ना, इवन के चेयरमैन सेनेट का होता अगर वो उम्मीदवार हैं इसके काकड़ साहब, हम्म। तो वो यकीनी तौर पे फिर सदर ममलकत के बराबर हो जाता है। अगर वो एब्सेंट हो तो उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे बैठना होता है। हम्म। फिर अब मोहसिन नकवी की मिसाल ले लें कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं सबसे बड़े सूबे के, लेकिन वो वजारत दाखिला पे आ गए, अब सेनेटर बन रहे हैं। तो ये असल बात मुझे देखिए, इससे याद आ जाती है, दो वो तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज है ना। अभी हम बात पॉलिसीज हैं। करेंगे अब पीटीआई पर और पीटीआई के पीटीआई, मौजूदा हालात पर। लेकिन इससे अगर पहले, अगर जो कुछ उनके साथ होता रहा है उसको उसी तरह से जारी रखना है, तो फिर जरूरी है कि मोहसिन नकवी साहब के पास हाँ मेरा जी, वो तो मन हमने की उस बात वक्त भी रहे। बात की थी एक दफा कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हम्म। यकीनी तौर पे ये मुतालबा करती है, ये दिखाती है कि उनकी तरक्की होनी चाहिए। हम्म। पर जो बात आपने की इस बात की, कि ये देखें, ये मुझे 2002 की बातें याद आ जाती हैं। आपको याद होगा जब परवेज मुशर्रफ आए थे, बल्कि उसके बाद चीफ एग्जेक्टिव रहे 3 साल, तो लाहौर हाई कोर्ट में, बल्कि आप और मैं उस वक्त तो बड़े छोटे छोटे रिपोर्टर थे, हम्म। तो ये परवेज लाई जो आप बड़े माशाल्लाह नजरियाती हैं और जेल की सूखतें बर्दाश्त कर रहे हैं सियासी तौर पे, उन्होंने कहा था कि हमें 100 दफा भी परवेज मुशर्रफ को वर्दी में सदर मंतखब करवाना पड़ा तो करेंगे। यही हाल है शहबाज शरीफ साहब का है। हम्म। वो वर्दी में भी कोई सेनेटर यकीन करें मुंतखब कराना पड़े तो वो उसके लिए भी कोशिश करेंगे। कराएंगे बिल्कुल। तो हालात इस तरह जा चुके हैं, ये मेरा ख्याल है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, हम्म। आप इस हुकूमत के साथ, इस इंतखाबात के बाद जिस तरीके से हुकूमत बनाई गई है, जिस तरीके से रिजल्ट्स के साथ किया गया है, ये जमहूरियत के साथ सबसे बड़ा मजाक है। हम्म। इन केयर टेकर्स का खुद इन ओहदों पे आना जमहूरियत के साथ बहुत बड़ा मजाक है। और इस पे हुकूमत जो है वो उसका एक लोग तो आप जिसको जाली हुकूमत ही कहते हैं, लेकिन जाहिर है क्वेश्चन हैं इस हुकूमत की जो आने पे और इनके जीतने पे, वो तो सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स आगे फैसला करेंगे। हम्म। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पूरी की पूरी जमहूरियत पे और उसकी आगे प्रोग्रेस पे, परफॉर्मेंस पे, उसकी ग्रोथ पे, जिस तरीके से हम माइनस की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स की तरफ जा रहे हम्म। हैं। दूसरी बात जावेद जो साहब। आपने की फैसल वाडा की, जी जी। मैं सिर्फ आखिरी बात ये कर लूं, फैसल बात वाडा कीजिए। भी एक तरह के मोहसिन नकवी हैं। आप देखें पीटीआई में वो कहाँ से आए थे, फिर पीटीआई के बाद वो किसकी जुबान बोल रहे थे। मुझे तो अभी लगता है भी कि वो, वो शेख रशीद की रिप्लेसमेंट है पाकिस्तान की सियासत में। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, ये भी एक इंडिकेट करता है जो फैसल वाडा कहते हैं, आप देखें वो बात थोड़ी सी मुख्तलिफ करते हैं जो अभी हो रही है। हम्म। तो उससे एक अंदाजा होता है कि शायद विद इन दी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी मुख्तलिफ सोच
या ग्रुप्स हैं, हम्म। और एक ग्रुप की नुमाइंदगी शायद वो कर रहे हैं, और उन्हीं की तरफ से वो अब आएंगे। और जरदारी साहब चूंकि पहले बेटे से शायद उनकी उतनी नहीं बनी अब, हम्म। तो अब उन्होंने नया बेटा अडॉप्ट कर लिया है। या उन्होंने तो ये अब सोचा हो कि एक बेटा जो है वो हर जमात में होना चाहिए, जैसे हमारी ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, वो अपना एक भाई जो है वो हर जमात में रखती हैं। हाँ जी। बहरहाल हाँ, जावेद साहब, लेकिन जावेद बेटा साहब, उधर से ही आना है। हाँ, जावेद साहब मुझे ये बताएं इससे पहले कि हम आगे जाएं, जिस तरफ गिलानी साहब ने इशारा किया है, ये केयर टेकर हुकूमतों वाला मजाक अब बंद नहीं हो जाना चाहिए पाकिस्तान में? वैसे साहब, इसके ऊपर लेजिस्लेशन का पिछली असेंबली के अंदर भी बात हुई थी। हम्म। अब भी मेरे पिछले दिनों कमर दिलशाद साहब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रही हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर पूरा एक प्लान बन चुका है, पेपर वर्क भी हो चुका है, इसका कोई फायदा नहीं है। और ये हमारे यहाँ ही पाकिस्तान में चल रहा है, बाकी मुल्कों के अंदर इवन इंडिया वगैरह बाकी कहीं इस तरह से नहीं है। हम्म। इसका फायदा नुकसान कोई समझ नहीं आती, खर्चा अलग है। और ये जो मौजूदा, ये जो अभी गुजरे हैं, इन्होंने तो लॉन्गेस्ट एंजॉय किया है ना, बहुत मजे का इनका सिलसिला रहा है। तो इसको खत्म करने के मुतालिक भी मौजूदा असेंबली बहुत शायद अपनी लेजिस्लेशन करने में कामयाब रहे। हाँ, बल्कि वैसा भी इसमें आजम नजीर तारड़ जो मौजूदा वजीर कानून है, उन्होंने एक जगह पे इशारा भी दिया है कि हम वो कैबिनेट बनने के बाद ऐसी लेजिस्लेशन लाएंगे जिसमें शायद केयर टेकर जो सेटअप है उसको हम खत्म करें, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। बट लेट्स ओके, सी जी वो किस हद बिल्कुल। तक होता है। ठीक हो गया। चलें, अब इन दोनों जमातों की तो आपस में जो हुस्न सलूक है या लड़ाई है वो हम आगे चल के देखेंगे। थोड़ी सी बात पीटीआई पे करना जरूरी है। जावेद साहब, ये बताएं कि पीटीआई ने थोड़ी सी कोशिश की है, उनके कुछ रहनुमा जो रुपोश थे वो मंजर आम पर भी आए हैं, अब वो इलेक्शन में कौमी असम्बली में भी मौजूद हैं। उनका क्या होगा? क्या इनको सेनेट में नशिस्तें मिलेंगी? अभी तक तो उनकी मखसूस नशिस्तों का ही फैसला नहीं हुआ। देखिए, रिजर्व सीट्स तो इनको भूल जाना चाहिए। हम्म। थोड़ी सी गलती तो इन्हें माननी चाहिए। इनकी गलती तो थी, इन्होंने जो इंटर पार्टी जो इलेक्शन जो है वो नहीं कराए थे, वो गले की हड्डी बनी आखिर पे आके उनसे रिजर्व। वो तो बहाने ढूंढ रहे होते हैं ना, जब ऐसा मामला आता है, जब पॉलिटिकल पार्टी जब क्राइसिस में होती है, तो ये एक बहाना सामने आ गया, जैसे भी था उनसे ये ले ली गई। हम्म। अब कहानी, अभी तक दरखास्त दिए हुए हफ्ता हो गया, अपोजिशन लीडर का अभी नामजद नहीं हो चुके। ये तो ये सोच रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी भी हम लेंगे, उसके ऊपर भी एक सीन बनेगा, एक देखिएगा। वो भी इनको आसानी से नहीं मिलने वाली। हम्म। जहां तक सेनेट की बात है, उसमें देखें इनके लिए क्या सीन क्रिएट होगा। मैं नहीं समझ रहा कि कोई वहां ये कोई अच्छा स्कोर कर सकेंगे। बाकी इलेक्शन कमीशन ने को खत भी तो लिखा है ना, कोई लीगल ओपिनियन मांगा है उन्होंने कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, तो फिर उनको कैसे हम सेनेट में सीटें दे सकते हैं? इसी बात के ऊपर एक बयान आया कि ये हमसे गलती हो गई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हम कहाँ इल्हाक कर बैठे। हम्म। ये इस पार्टी को हमने अपने साथ लगाया तो सही। हम्म। पहले तो वो मुरव्वत साहब जो हैं, उनके बयान आए, फिर उसको कंट्रोवर्शियल कह दिया, उनको मना भी किया गया, थोड़ी सी कहीं लगता है कि सर्जनिश भी हुई। देखें, और जावेद साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो पीटीआई है ना, वो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में बिल्कुल हेडलेस चिकन की तरह घूम रही है। पता ही नहीं लग रहा कि पार्टी के अंदर किसकी लड़ाई किससे है और किसको किस पर बात-ए-तमादी है। देखें, ये मैं आपको बताऊं कि मुरव्वत साहब के बयानात, उनके टिकटॉक और उनके जो चंद अल्फाज हैं, उनकी वजह से वो एकदम एक बहुत बड़े लीडर बने पीटीआई के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर। उसकी वजह से बाकी लोग जिन्होंने ठीक ठाक कुर्बानियां, अगर हम उन्हें कुर्बानियां कहें, जिस तरह से 9 मई के बाद दी, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें करीब रखा जाए। हम्म। जावेद साहब कि मुझे लगता है कनेक्शन में गड़बड़ हो गया, तो गिलानी साहब यही सवाल आपके लिए भी है, और फिर इसी हवाले से अब एक कोई जलसा भी मुनक्किद करना चाह रही है जी। पीटीआई 23 मार्च को, तो थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालें लफ्जों में भी। कि क्या हो रहा है जी। पीटीआई के हवाले से। जी, एक तो मैं बात करूँ मखसूस नशिस्तों के हवाले से। देखिए, उसमें अबहम तो है। जो आपने हेडलेस चिकन वाली बात की, पार्टी देखें, जब पार्टी का लीडर जेल में है, उसकी किससे मुलाकात नहीं उस तरह से हो रही, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है, तो पार्टी स्कैटर्ड है। फिर पार्टी के बाहर जो कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं,
वो उनकी वजह से भी तितर बितर है। हम्म, तो उसमें जो कुछ अभी अवाम के वोटों से थोड़े बहुत जो आ गए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कर लें चीजें, उस वजह से ये हो रहा है। मखसूस नशीसें देखें जब वो चाहेंगे तो उनको दे दी जाएंगी। अभी तो ये भी एक सोच थी कि सेनेट की वजह से, कि अगर हम इनको देंगे तो सेनेट में इनका नंबर बढ़ जाएगा, ऑन अ तो लाइटर वो भी नोट रिड्यूस करना। ऑन अ लाइटर नोट अभी तो उनकी कोशिश है कि जो इनको मिल गई है वो भी किसी तरह बिल वापस ले अब लें ये भी तो रिकाउंट। देखें ना, 1 महीने तक अभी रिकाउंटिंग हो रही है कई हम्म, हलकों में और नून लीग के लोग जीतना शुरू हो गए हैं। हम्म। अभी हाल ही में गुजरांवाला वैसा में एक हलके में, जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, जावेद साहब। वैसा ये बड़ी एक नई डेवलपमेंट हुई है पीटीआई की। वो ये चाह रही हैं कि 23 मार्च को हमें जलसा करने दिया जाए। हम्म, अब 23 मार्च की उन्होंने यहाँ के जो कैंडिडेट थे इस्लामाबाद से जो लड़े थे, और वो कुछ वोटों से हार भी गए थे, उन्होंने दरखास्त दे दी है। वो कहते हैं या तो परेड ग्राउंड में या डी चौक में या F9 पार्क, ये 3 जगह हैं, हमें इजाजत दी जाए 23 मार्च का हम जलसा करेंगे। 23 मार्च की डेट आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज उसके साथ खेलना चाह रही होती हैं, क्योंकि उस दिन एक समा होता है, पाकिस्तान डे होता है। तो उनको अभी तक इजाजत वैसे मिली नहीं है। मेरा हम्म। ये ख्याल है कि शायद इजाजत लेने में उनको मुश्किल हो, लेकिन मुश्किल। उन्होंने पहला तीर इलेक्शंस के बाद अच्छा खेला है। अब जी, देखते हैं क्या बनता है उनका। बिल्कुल सही। गिलानी साहब, अब आप अपनी बात रिज्यूम करें, बल्कि इसको मतलब रैप अप करें। जी। गोजरांवाला में 1 महीने के बाद 17,000 वोट मुस्तरद करके तो नून लीग का बंदा जिता दिया गया। हम्म, अभी और भी रिकाउंटिंग किस तरह की सुनने में आ रही है कि होगी, तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक कोशिश थी पहले कि शायद कुछ चीजें बेहतर हों, लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब का आना और ये सारा कुछ एक वापस से एक रिवर्स सिमत में जाता नजर आ रहा है कि बहुत सारी सीटें शायद इनसे छीनने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे, हम्म। और रिवर्स करके इनको कट टू साइज वहीं पे रखा जाएगा। और फिर बाकी कोई नहीं। अब 9 मई के हवाले से भी देखें, केसेस बहुत सारे दोबारा जो जीते थे कैंडिडेट उनकी कॉल दोबारा शुरू हो गई है। तो ये जेरे ताब तो देखें रहेंगे। इसमें साथ साथ इनको कोशिश करनी है कि ये कितनी स्पेस बनाते हैं। अब ये जलसे के बाद भी इन्होंने रमजान के बाद कहा है जी हम लॉन्ग मार्च को तहरीक चलाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी चीजें पीटीआई के लिए मौजूदा हालात में इतनी आसान होंगी। इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है, जो उनके केसेस चल रहे हैं, या अभी वो फिलहाल अंदर ही रहेंगे? उसका भी अभी तक कोई इम्कान नहीं है, हम्म। क्योंकि इम्कान होता तो फिर ये इधर से भी हमें कुछ रिलीफ मिलता नजर अगर आता। अगर इम्कान होता तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी इंडिकेशन जो है वो मोहसिन नकवी है, फिर उनको वजीर दाखिला बनाने की जरूरत ना पड़ती। जी। बहरहाल, आज की गुफ्तगू हम यहीं खत्म करते हैं। इसमें बहुत सारे इशारे होंगे आपके लिए कि आइंदा का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। हम ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बातचीत आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह किया करें। मेरे दोनों दोस्तों का और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।